नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी व्याकरण, जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहला टॉपिक शुरू किया था स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो है हमारा पहला टॉपिक है, और यहाँ पर देखिएगा स्वर और व्यंजनों के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से आपसे पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हमने डिस्कस कर लिया था, वर्ण विचार के अंदर स्वर अपने अच्छे से पढ़ चुके थे, ये सारी चीज़ें हमने देख चुके थे, और जो इनके उच्चारण स्थान हैं वो देख चुके थे जातीयता के आधार पर, मात्रा के आधार पर। और उसके बाद में हमने व्यंजन को शुरू किया था। व्यंजन का एक सामान्य वर्गीकरण हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज अपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पहले देख लेते हैं, क्योंकि आपके आरबीएससी से बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं, या हम कहीं ऑथेंटिक जो चीज़ है या फिर डायरेक्ट यहाँ से उठा करके दे देता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर देख लेनी चाहिए कि आरबीएससी में जो स्वरयुक्त व्यंजन और उनका जो वर्गीकरण है वो अपने देख लेते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो यहाँ पर आप हेडिंग यहाँ लगा लीजिएगा, स्वरयुक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण, ये अपने यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ ये जो वर्गीकरण हम देखेंगे वो हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन सा टाइप हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ ऊपर आप लिख लीजिएगा वर्ग, और यहाँ आप लिख लीजिएगा व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन हैं उनको यहाँ देखेंगे। इनके बाद में फिर स्थान का मतलब उच्चारण स्थान से है, और उसके बाद में नाम ध्वनि, यानी हम इन वर्णों को क्या कहते हैं। तो वर्ग से अपने सबसे पहले शुरू करते हैं। वर्ग के अंदर अपनी बात करते हैं क वर्ग की, हम बात करते हैं क वर्ग की। और क वर्ग में सबसे पहले अपने यहाँ पर स्वर भी साथ में ही लिख देते हैं, ए और आ की अपने बात करेंगे। और यहाँ क वर्ग में जो व्यंजन आते हैं वो क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, ये यहाँ बिंदी वाला अंग है। और इसी के साथ साथ अन्य आप देखें तो आप देख सकते हैं विसर्ग को और साथ ही साथ है को। इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ, कंठ से बोले जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कंठे। इन्हें अपने क्या कहेंगे, कंठे ध्वनि या फिर कंठे व्यंजन के नाम से जानेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा हमारा वर्ग आता है च वर्ग। दोस्तों विसर्ग के कुछ स्थान आपको अलग भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो याद करवा देना चाहता हूँ जो आपसे आरबीएससी की परीक्षा में आरबीएससी की बुक में दे रखा है, वहाँ से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाली जो चीज़ है, ताकि कई बार क्वेश्चन वहाँ से आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे कि वो पूछना क्या चाहता है। सारी बातें अपने करने वाले हैं, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, सारा कुछ मैं आपको करवा के जाऊँगा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। स्वर में ई और ई को ले सकते हैं। इसके अलावा च वर्ग में च है, छ है, जय है, जय झंडे वाला जय है, और इय है जो कि खाली बोलते हैं अपने इसको। इसके अलावा दोस्तों एक य ले सकते हैं और एक श ले सकते हैं अपने। इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा तालु। अपने इनका तालु का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है तालव्य ध्वनि। हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तालव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। च वर्ग के बाद में ट वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आया दोस्तों, ट वर्ग। ट वर्ग में अगर स्वर की बात करें, एक री को अपने लेते हैं। इसके बाद में ट वर्ग में ट आया, ठ आया, ड आया, ढ आया और अण आया। इसी के साथ साथ जो है आपका अड़ आया, और ये ढ बिंदी वाला ढ आया। और इसके अलावा आप स षटकोण वाला स और र को शामिल करते हैं। इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है, अपने पीछे क्लास में बात इसकी कर चुके हैं, और इसे अपने कहते हैं मूर्धन्य। इसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो आएगा अपना वो आएगा त वर्ग। त वर्ग में कोई स्वर तो शामिल नहीं है। त वर्ग में त आएगा, थ आएगा, द आएगा, ध आएगा, न आएगा, और इसी के साथ साथ ल आएगा और स आएगा। दोस्तों ल वर्षे में भी आता है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले वापस दोहरा दे रहा हूँ, आप इसको वो चीज़ याद कर लीजिए ना जो आपसे पूछी जाती है। कहाँ पर पूछी जाती है, जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
जो आपकी आरबीएससी की बुक में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ल यहीं पर दिया हुआ है और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो है दांत और इसीलिए हम इसे कहते हैं दंते। ये दंते की श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? दंते की श्रेणी में। फिर अपने बात करते हैं पै वर्ग की। तो पै वर्ग में मेरे प्यारे दोस्तों स्वर आएंगे 2 उ और ऊ, इन्हें भी अपने शामिल करेंगे। पै वर्ग में आएगा पै, फै, बै, भै और मैं, ये आ गया। और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ओष्ठ्य। इसलिए हम इन्हें कहते हैं ओष्ठ्य। तो ये हमारे ओष्ठ्य वर्णों की श्रेणी में है। इसके अलावा दोस्तों अपने ये बात कर चुके थे, ए और ऐ को अपने पढ़ चुके थे। इनका स्थान था कंठ व तालु और हमने इन्हें कहा था कंठ्य तालव्य, ये अपने पढ़ चुके थे। और व को अपने यहाँ देख लेते हैं, इसमें दांत व ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए हम इसे कहते हैं दंतोष्ठ्य। और ओ व औ इसमें अपने कंठ प्लस ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए हम इसे कहते हैं कंठोष्ठ्य। ये भी अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक वर्गीकरण है जो आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ से पूछा जा सकता है? आरबीएससी से पूछा जा सकता है। तो कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तै वर्ग में कौन कौन से आते हैं और पै वर्ग में कौन कौन से आते हैं। अच्छे से इनको लिखिएगा, उस टेबल को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा नासिक्य व्यंजन की बात करते हैं। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। तो दोस्तों नासिक्य व्यंजन कौन सा होगा? जो पांचों वर्गों के अंतिम व्यंजन है। ये अण, ये हल चिन्ह तो नहीं लगाएंगे क्योंकि बाकियों के नहीं लगा रहे हैं अपने, न और मैं, ये हो गए। इनका उच्चारण, इनका जो उच्चारण है वो नासिका के साथ साथ, नासिका के साथ कंठ, तालु व मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है। ओष्ठ के स्पर्श से होता है। तो दोस्तों इनका नासिक्य जो है, इनका जो उच्चारण है ये इस रूप में तो होगा ही होगा, यानी नासिका से तो बोला ही जाएगा, साथ ही साथ जो उसका मूल स्थान है, जैसे कंठ तालु है, जैसे ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से है, ये मूर्धा से है, ये दंत्य है, ये ओष्ठ है, ये तो बोले ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें नासिका का भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के बाद में देखिएगा अंतस्थ व्यंजन, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अंतस्थ व्यंजन कौन से आगे? यह है, र है, ल है और वह है, जिनको अपने अर्धस्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो वायु है वो गर्म हो जाती है। इसमें तीनों प्रकार के श और साथ में आएगा है, ये वाले आते हैं। संयुक्ताक्षर की भी बात अपने कर चुके हैं। संयुक्ताक्षर में आपके आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। क्ष जो बनता है क प्लस स से मिलकर के बनता है, और त्र है जो तय प्लस र से मिलकर बनता है, ये जय प्लस इ से मिलकर के बनता है, और ये श प्लस में र से मिलकर के बनता है। तो ये जो कुछ एक चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।
हालांकि जय इसका जो उच्चारण है वो आजकल उच्चारण जो है वो गे की तरह होता है, लेकिन ये होता यही है। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको आरबीएससी से याद करनी है, लेकिन इतने से अपना काम नहीं चलता है। हमें कुछ और भी पढ़ना होगा, हमें कुछ और चीज़ें भी याद करनी है जो मैं आपको अलग से करवाने जा रहा हूँ। इसमें आप डाल लीजिएगा अगला, स्वर यंत्री में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, यानी जब अपने बोलते हैं हमारा गला जो है इसमें कंपन होता है, और उस कंपन के आधार पर अपने कितने भागों में बांटते हैं, तो कंपन के आधार पर अपने 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है हमारा ए घोष, एक आता है स घोष, या हम इसको सीधा घोष भी लिख सकते हैं। ये 2 भाग होते हैं। आइए पहले अपने समझते हैं ए घोष को। ए घोष कौन सा होता है? ए घोष वो होगा जिसमें हमारी जो स्वर यंत्री है उसमें कोई कंपन नहीं होता, यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी ऐसी ध्वनियाँ अपने गले के चारों तरफ आप हाथ लगाएंगे तो जब बोलते हैं तो इनमें कंपन नहीं होता है, तो इसे को अपने अघोष कहते हैं। और इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती हैं। अब 13 कौन कौन से होंगे? वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन नंबर 1 तो, और इसके साथ में होते हैं तीनों प्रकार के स। ये सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अघोष। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक वर्ग के हमने 2 लिए, 5 दूने 10, तो ये हो गए, और 3 ये हो गए, 13 हो गए। अब ये होते कौन कौन से हैं इनको यहाँ भी अपने देख सकते हैं। इसमें आएगा क ख पहले वर्ग में, दूसरे में आया च छ, तीसरे में आया ट ठ, चौथे में आया त और थ, क च ट त, प आया, प और फ आया। प्लस के अंदर हमने तीनों प्रकार के स ले लिए। ये सारे के सारे कौन से हो गए? ये सारे के सारे अघोष हो गए। 13 होते हैं। हमें अच्छे से इसको याद करना है। वापस दोहरा दूँ, पहला दूसरा जो है वो किस में आएगा? वो अघोष में आएगा। बाकी तीनों कौन से हैं? सघोष हैं। बाकी तीनों कौन से हैं? सघोष हैं। इनको अच्छे से आपको याद करना है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की। जो हमारा दूसरा प्रकार आता है वो आ गया सघोष। दूसरा प्रकार कौन सा आ गया? सघोष आ गया। और सघोष कौन सा हो गया? इसको आप इस तरह से लिखेंगे, सघोष यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? कंपन होता है, नहीं होता वो तो अघोष हो गए। और इनकी अगर अपने संख्या की बात करें, इनकी संख्या हो गई 31। कितनी हो गई? 31। 31 कैसे होंगे? एक तो आप याद करिएगा, पहला जो प्रकार आप याद सकते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। ये सारे के सारे हो गए। कितने हो गए? 3 गुना में 5 करेंगे तो कितने हो गए? 15 वन तो आपके ये वाले हो गए। ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, जो आपको याद रखने हैं वो हो गए आपके स्वर। कौन से हो गए? सारे के सारे स्वर हो गए। और तीसरा जो आपका प्रकार है य, र, ल, व और है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे सघोष कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जोड़ सकते हैं स्वरों की संख्या अगर अपनी बात करें तो 13 हो गए, 15 और 13 जो हैं आपके 28 हो गए। 28 और 4 सॉरी 32 हो जाते हैं। तो स्वरों की संख्या जो अपनी कितनी थी? 11 स्वर अपने हो गए। 15 और 11 कितने हो गए? 16। 16 और ये 5 हमारे हो गए 31।
है ना। 15 और 11 कितने हो गए 26, 26 और 5 हमारे कितने हो गए 31 हो गए। टोटल ये हमारे कितने होते हैं 31 होते हैं। टोटल कितने होते हैं 31 होते हैं जिनकी अपनी बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सारे के सारे स्वरों की संख्या 11 होती है और इसके साथ में य ल व है 5 हमारे ये वाले वर्ण हो गए। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं सहघोष। आप इनको यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता, वैसे तो रह जाएगा। पहले वर्ग का क, ग, घ और अंग, दूसरे का ज, झ और य, तीसरे का ड, ढ और अण, चौथे का त, थ को छोड़ दीजिएगा द, ध और न। और फिर उसके बाद में पै वाले वर्ग को लें तो पै फै को छोड़ दें ब, भ और मैं। ये कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया और ये पांचवा आ गया। इसके बाद में य, र, ल, व और है, ये तो आ गए व्यंजन के अंदर, ये 5 हो गए। और ये दूसरा प्रकार तीसरे के अंदर हमने कहा था सारे के सारे क्या हो गए स्वर हो गए। स्वर का मतलब आपको पता है तो वो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे सहघोष वर्ण हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये आपको अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अघोष सहघोष, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज़ अपने और यहाँ पर देख लेते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक अपने इसको दी एंड कर दे और ये हमारा पूरा हो जाए, और वो है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, और यहाँ प्राणत्व का जो तात्पर्य है दोस्तों, प्राणत्व का जो तात्पर्य है वो है प्राणवायु या फिर हम कहें श्वास के आधार पर, प्राणवायु या फिर श्वास के आधार पर जो हमारे टाइप्स बनते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 हैं अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प प्राण वो होगा, अल्प प्राण वो वर्ण होगा जिसमें कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है। कम मात्रा में श्वास बाहर निकलता है। और अगर महाप्राण की हम बात करें, महाप्राण कौन सा होगा, इसमें उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकलता है, तो ये वाले कहलाते हैं। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे। अल्प प्राण में आपको ये याद रखना है प्रत्येक वर्ग के विषम वर्ण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ ही साथ सारे के सारे स्वर हो गए, ये अल्प प्राण होते हैं। अब इतना याद है तो बाकी जो बच गए वो तो सारे हो ही जाएंगे। तो महाप्राण में कौन सा आ गया, महाप्राण में जो आपके शेष रह गए, यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और साथ में तीनों के प्रकार के स और है, ये वाले रहेगी, है ना। अब इनको थोड़ा सा और अपने देखिए डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला हमने कहा था अल्प प्राण, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो हल्के होंगे वो ऊपर रहेंगे, हल्के होंगे वो ऊपर रहेंगे, यानी ये कौन से होंगे, अल्प प्राण होंगे। और ये जो भारी हैं वो नीचे रहेंगे, ये कौन से होंगे, ये महाप्राण होंगे। डब्ल्यू बना करके अभी आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिनमें प्राणवायु कम लगती है, ये अपने याद कर चुके हैं। तो इसमें अल्प प्राण में जो आएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। जैसे अपने क वर्ग की बात करें तो पहला क, ख नहीं आएगा, ग और पांचवा जो हमारा अंग आएगा ये वाला आएगा। फिर अपने च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में पहला च आएगा, दूसरा छ नहीं आएगा, तीसरा आएगा च, छ, ज, ज नहीं आएगा और आएगा ई। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो आपका आएगा ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में पहला और तीसरा और पांचवा। इसी तरह से ट वर्ग के बाद में त वर्ग में जाएंगे तो पहला,
तीसरा और पांचवा। इसी प्रकार से आप जो जाएंगे पै वर्ग में, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये वाले हो गए। तो ये हो गए सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? अल्पवर्ण, अल्पप्राण कहलाएंगे। और साथ ही साथ सारे के सारे जो स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं? अल्प प्राण हैं। और साथ ही साथ आप इसमें शामिल कर सकते हैं स्वरों के साथ में य, र, ल और व, क्योंकि हमने इनको क्या कहा था? हमने इनको अर्ध स्वर कहा था दोस्तों। हमने इनको क्या कहा था? अर्ध स्वर कहा था। स्वर हैं उनके प्लस में य, र, ल और व को भी शामिल कर दीजिएगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे अल्प प्राण कहलाएंगे। स्वरों की संख्या 11 जो हमारे सारे के सारे यहाँ पर शामिल हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें महाप्राण की, तो हमारे महाप्राण कौन कौन से रहेगी? तो महाप्राण में जिनके उच्चारण में हमें अधिक श्वास की आवश्यकता पड़े, इसमें समवर्ण, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं समवर्ण, और यहाँ पर आप याद रख सकते हैं विषम वर्ण, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा ये विषम होते हैं, सम वाले ये रह गए, नीचे वाले ये महाप्राण में आते हैं समवर्ण। एक तो आप ये चीज़ के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं, ये महाप्राण होते हैं। समवर्ण प्लस के अंदर आपको क्या मिला देना है और साथ में सकार, सकार यानी तीनों प्रकार के स कैसे होंगे? दूसरा वर्ण है और चौथा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। देखिएगा पहले में दूसरा और चौथा कौन सा हो गया? ख और घ। दूसरा यानी च वर्ग में कौन सा हो गया? छ हो गया और झ हो गया। तीसरा ट वर्ग में कौन सा हो गया? ठ हो गया और ढ हो गया। त वर्ग में कौन सा हो गया? थ हो गया और ध हो गया। प वर्ग में कौन सा हो गया? फ हो गया और कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा भय। ये वाले हो गए। प्लस के अंदर तीनों प्रकार के श हमने यहाँ पर शामिल करने हैं। तीनों प्रकार के सकार यानी तीनों प्रकार के श सलजम वाला स, षटकोण वाला स और स सलेट वाला स। प्लस के अंदर आपको जोड़ देना है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हमें यहाँ पर छोड़नी नहीं है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रह जाएगी दोस्तों। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ कुछ एक चीज़ें अपनी और देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो वो न रही दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करें तो कुछ एक वर्णों का प्रयोग जो है वो ध्वनि के चिन्ह के रूप में भी होता है और साथ ही साथ लिपि चिन्ह में भी होता है। जैसे अपने कहीं अनुस्वार है, अंग है और अ है, इनको दोनों ही रूप में लिखा जाता है दोस्तों। अब ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं वो कौन सी मानी जाती हैं? अयोग वह मानी जाती हैं, है ना। इन दोनों के साथ में न तो ये स्वर है और न ही ये व्यंजन होते हैं, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि अनुस्वार जो है, जो अपनी बिंदी लगाते हैं, वो कौन सा व्यंजन है? नासिक के व्यंजन है। या तो आप पांचवा वर्ण लगा सकते हैं या फिर अनुस्वार लगा सकते हैं, यानी या अपने कहें ये जो आपका पंचमा अक्षर है, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर है वो यही होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने कहा संबंध, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आप इसका पंचम वर्ण लेखन की दृष्टि से ठीक है, लेकिन अब शब्द शुद्धि की बात करें तो बात हमारी अलग हो जाएगी। इसी के साथ आपको जो और चीज़ें याद रखनी है, तो ए की तो कोई मात्रा नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कुल मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा की संख्या होती है 10। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अक्षर मैंने आपको बताया था एक ही श्वास में जो बोला जाए, श्वास के एक ही झटके में जिसको अपने बोल दें वो अक्षर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्णमाला की अगर अपने बात करें, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आपके जो डाउट रहते हैं दिमाग में उनको क्लियर कर देता हूँ। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो मूल वर्ण कितने हो गए? 44, और 44 का मतलब है 11 + 33। 11 + 33 आपको अच्छे से है, 11 स्वर और 33 जो हैं वो हमारे व्यंजन हैं। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त सहित, संयुक्त सहित हो जाएंगे 44 + 3, यानी कितने हो गए? 44 + 3
यानी 47, इसमें एक और जोड़ सकते हैं तो 47 या 48 जैसा भी ऑप्शन में आए, क्योंकि श्रेय को भी अपने क्या कहते हैं, संयुक्त के रूप में भी लेकर के चलते हैं। फिर अपने एक ले लेते हैं, अयोगवाह प्लस द्विगुण सहित अगर अपने लें तो 52 हो जाएंगे, द्विगुण सहित लें तो अपने 52 हो जाएंगे। ये 48 तो अपने चल ही रहे हैं, या हम इसको यहाँ कहें 44 ये हो गए, 4 हमारे संयुक्त हो गए, 2 हमारे द्विगुण वाले हो गए, अड़ और ढ, जिनको अपने द्विगुण वाला बोलते हैं। और इसके अलावा आपके 2 जो हैं वो अयोगवाह रह गए, अयोगवाह रह गए अंग और अह। इन सबको मिलाएं तो हमारे पास में हो जाएंगे 52। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजनों की संख्या अपनी 33। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श कितने हैं तो 25। अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ कितने हैं तो अंतस्थ हैं 4। और अगर आपसे उसमें पूछे जाएं तो उसमें भी कितने हैं 4। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। एक चीज़ आपको याद रखनी है, न से जय रे, न से जय और ल, इन सबको जो एनसीईआरटी मानता है वो वर्ष्य मानता है। ये एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसको वर्ष्य मानता है। वर्ष्य का मतलब होता है जहाँ पर हमारी जो मसूड़े हैं वहाँ से बोला जाए। तो दोस्तों कहाँ से बोला जाए, मसूड़ों से जब भी बोला जाता है तो हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्ष्य के नाम से जानते हैं। वर्ष्य यानी मसूड़ों से बोला जाने वाला। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। तो बाकी तो जैसे भी हैं वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों के द्वारा चलते रहते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एक आपको रे भी याद रखना है। रे को हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित यानी जिसका जो उच्चारण है वो लुढ़कते हुए होता है। रे जब आप बोलते हैं तो किसी एक रे को आप नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। एक आप अड़े और ढ, ये जो है इनको ताड़न जात भी बोलते हैं। ताड़न जात यानी जब आप बोलते हैं तो आपकी जो जिह्वा है वो उल्टी होकर के एक हल्की सी चोट करती है ना। जिह्वा जो है वो आपकी इस तरह से हो जाएगी और मसूड़ों पर और जो आपके मूर्धा है वहाँ पर एक चोट करते हुए बाहर निकलती है। तो इसे अपने अड़े और ढह को ताड़न जात या फिर अपने इनको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं दोस्तों। बहुत सारे इनके नाम हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए हुए हैं। तो जहाँ तक संभव थे मैंने आपको सारी चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर करवा दी हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके शेष नहीं रहा है। उत्क्षिप्त कहें, इसको आप द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं, द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं, ये भी इसका नाम आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इसके अलावा चलिए थोड़ी बहुत बातें और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक जगह पर इसको पार्श्विक भी कहा जाता है। लय को यहाँ पर जिह्वा जो है बगल से ऊपर उठ जाती है, गोल हो जाती है और वहाँ से जो ध्वनि निकलती है, इसके कारण आप इसको पार्श्विक बोलते हैं। लय को पार्श्विक भी बोला जाता है दोस्तों। और प्रकंपित, लुंठित ये अपने पढ़ सके हैं, इसको प्रकंपित भी कहते हैं अपने, इसको प्रकंपित के नाम से भी जानते हैं। तो अंतस्थ है, इसको अपने अर्धस्वर भी कहते हैं। ये चारों जो है हमारे ये रेलवे हैं, इनको अपने अर्धस्वर भी कहते हैं। और इसके अलावा हम इन्हें संघर्षहीन भी कह सकते हैं। इनके अलावा हम इन्हें ईसत स्पृष्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके शंका में रहा होगा जिसे मैंने नहीं करवाया है। तो सारी चीज़ें हमने बड़े अच्छे से कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।